Welcome back to the second part of the video, and in this video we'll cover the remaining parts of the chapter, partition of Bengal and Swadeshi movement. So here we'll cover consequences of the Swadeshi movement and National Congress, anti-movement actions of the government, and the contribution of Swadeshi movement. So पहला पार्ट है हमारा कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट. सो स्वदेशी मूवमेंट का क्या आउटकम्स रहा, क्या इम्पैक्ट रहा नेशनल लिटरेचर में, नेशनल एजुकेशन में, वुमेन कंट्रीब्यूशन क्या था स्वदेशी मूवमेंट में, और नेशनल इंडस्ट्री का ग्रोथ. इसके साथ मुस्लिम लीग का एस्टेब्लिशमेंट भी हम इस पार्ट में समझेंगे. तो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ नेशनल लिटरेचर. तो स्वदेशी मूवमेंट के प्रभाव से पेट्रियोटिज्म की लहर ने नेशनल लिटरेचर में कुछ इम्पोर्टेंट योगदान दिया. इस मूवमेंट के दौरान बहुत सारे मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, बुक्स, ड्रामा, सॉन्ग्स, आर्टिकल्स पब्लिश किए गए. तो 1904 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा एडिटेड द बंगाली, और 1904 में ही कृष्ण कुमार मित्र द्वारा एडिटेड संजीवनी, काली प्रसन्न काव्य विशारद एंड योगेंद्र नाथ विद्याभूषण ने 1905 में हिताबारी संपादित किया था, एडिट किया था, और भूपेंद्र दत्त के द्वारा संपादित युगांतर 1906 में, और उसी साल ब्रह्म बांधव उपाध्याय द्वारा संपादित संध्या, सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा संपादित दी डॉन, और 1906 में कुमुदिनी मिश्रा द्वारा संपादित फीमेल मैगजीन सुप्रभात, और वंदे मातरम जो अरविंद्र घोष द्वारा प्रकाशित थी. इन सारे लिटरेचर ने लोगों में नेशनल सेंटिमेंट की भावना को मजबूत किया और आंदोलन को दिशा भी दी. अब स्वदेशी आंदोलन के दौरान कुछ इम्पॉर्टेंट प्लेज भी लिखे गए, जैसे पलाशी प्रायचित्त बाय खीरोद प्रसाद, सिराजुद्दौला एंड मीर कासिम बाय गिरीश घोष, सब्बास बंगाली बाय अमृतलाल बोस, बंगर अंगशेड बाय अमरेंद्र नाथ दत्त. और इसी समय कुछ इम्पॉर्टेंट किताबें भी लिखी गई, जैसे स्वर्ण कुमारी देवी द्वारा जापानी बीर, प्रमातनाथ रे चौधरी के द्वारा जॉय संगीत, कार्तिक चंद्र दासगुप्ता के द्वारा नव्य भारत, व्रत कथा बाय रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी, बंगल लक्ष्मी व्रत कथा बाय रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी. अब रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी मूवमेंट पर आधारित 23 पेट्रियोटिक गीत रचे, जो इंडियन संस्कृति की एक ट्रेजर बन गए, और उनका गीत आमार सोनार बांग्ला आमी तुमाके भाल बेशे वो इंडिपेंडेंट बांग्लादेश का नेशनल एंथम बन गया. और जोदी तोर डाक्शो ने क्यों ना आशे तोबे एकला चलो रे, ये रविंद्रनाथ टैगोर का गीत भी बहुत ही पॉपुलर हुआ. इसी समय रजनीकांत सेन, मुकुंद दास, द्विजेंद्र लाल रॉय, इनके गाने भी बंगालियों को इंस्पायर करते रहे. और रविंद्रनाथ टैगोर का एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल भाई भाई एक थाय स्वदेशी मूवमेंट के दौरान लिखा गया था. ये भी एक बहुत ही प्रसिद्ध आर्टिकल था. तो स्वदेशी मूवमेंट के दौरान अवनींद्रनाथ ठाकुर ने अपने नेतृत्व में एक राष्ट्रीय संस्था बंगीय कला संसद की इस्टेब्लिशमेंट की थी, एंड जिसका ऑब्जेक्टिव था इंडियन फाइन आर्ट्स का फाउंडेशन क्रिएट करना, इंडियन फाइन आर्ट्स का इनॉग्रेशन करना, जो कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से मुक्त हो. और उनके फेमस पेंटिंग बंगा माता के द्वारा अवनींद्रनाथ टैगोर ने ये कोशिश की कि इंडियन फाइन आर्ट्स को वेस्टर्न पेंटिंग्स के एक ही स्तर पर रखा जाए, और सिस्टर निवेदिता ने बंगा माता को भारत माता में बदल लिया. अब हम देखेंगे नेशनल एजुकेशन. तो स्वदेशी मूवमेंट सिर्फ ब्रिटिश गुड्स के बॉयकॉट तक सीमित नहीं था, बल्कि इसने बंगाल की एजुकेशन सिस्टम पर भी इम्पैक्ट डाला. अब मूवमेंट स्टूडेंट्स के बीच पॉपुलर हो रहा था, जिसे देखते हुए बंगाल के चीफ सेक्रेटरी RW कार्लाइल ने 10 अक्टूबर 1905 को एक नोटिस सर्कुलेट किया, जिसमें स्टूडेंट्स को मूवमेंट में पार्टिसिपेट ना करने की वार्निंग दी गई. इसके अगेंस्ट स्टूडेंट्स ने क्लासरूम से बाहर निकलकर प्रोटेस्ट में भाग लिया. अब 4 नवंबर 1905 को रविंद्रनाथ टैगोर की लीडरशिप में पटालडंगा मल्लिकबाड़ी में एक बड़ी स्टूडेंट रैली ऑर्गेनाइज हुई, जिसमें एंटी सर्कुलर सोसाइटी बनाई गई. और ये पहली घटना थी जब स्टूडेंट्स ने सरकार के आदेश की डिसओबे की. अब प्रोमिनेंट लीडर्स जैसे बिपिन चंद्र पॉल, रविंद्रनाथ टैगोर, अब्दुल रसूल ने स्टूडेंट्स से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को छोड़ने का आह्वान किया, और सतीश चंद्र मुखर्जी जो दी डॉन के एडिटर थे, उन्होंने कैलकाटा यूनिवर्सिटी को हाउस ऑफ स्लेव्स यानी गुलामों का घर, गुलाम खाना कहा, और स्टूडेंट्स से इसे छोड़कर नेशनल एजुकेशन अपनाने की अपील की. उन्होंने डॉन सोसाइटी नामक एक इंस्टीट्यूशन बनाई, जिसका ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट्स में पेट्रियोटिज्म की भावना स्प्रेड करना था. अब इस सोसाइटी ने
लॉर्ड कर्जन की यूनिवर्सिटी लॉ 1904 और कार्लाइल सर्कुलर 1905 के खिलाफ मूवमेंट शुरू किया और नेशनल एजुकेशन को बढ़ावा देने का भी काम किया। अब 5 अगस्त 1905 को रविंद्रनाथ ठाकुर ने कैलकाटा में नेशनल एजुकेशन के इम्पोर्टेंस के ऊपर एक अच्छा भाषण दिया। अगले ही दिन उन्होंने बंग जातीय विद्यालय की एस्टेब्लिशमेंट की और 8 नवंबर 1905 में दूसरा जातीय विद्यालय रंगपुर में एस्टेब्लिश हुआ। अब इस दौरान कई स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट स्कूलों को छोड़ दिया और बंगाल में कई नेशनल स्कूल स्थापित किए गए। 11 मार्च 1906 को नेशनल एजुकेशन काउंसिल की एस्टेब्लिशमेंट की गई और 15 अगस्त 1906 को बंगाल नेशनल कॉलेज की एस्टेब्लिशमेंट हुई, जिसका पहला प्रिंसिपल अरबिंदो घोष थे। बाद में इस कॉलेज को नेशनल यूनिवर्सिटी में प्रमोट किया गया। अब स्वदेशी मूवमेंट के दौरान 62 सेकेंडरी स्कूल्स और 3000 नेशनल प्राइमरी स्कूल्स एस्टेब्लिश किए गए। बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की एस्टेब्लिशमेंट फेमस बैरिस्टर तारकनाथ पालित की फिनेंशियल हेल्प से हुई, जो बाद में जादवपुर यूनिवर्सिटी बना। इसी से इंस्पायर होकर इस स्टाइल पर बिहार विद्यापीठ पटना, समर्थ विद्यालय महाराष्ट्र और गुजरात विद्यालय गुजरात भी एस्टेब्लिश किए गए। मूविंग ऑन, वी हैव द कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन स्वदेशी मूवमेंट। तो महिलाओं की क्या योगदान थी स्वदेशी मूवमेंट में? अभी स्वदेशी मूवमेंट में अर्बन मिडिल क्लास यानी अर्बन एरियाज में रहने वाले मिडिल क्लास महिलाओं ने पुरुषों के साथ कदम मिलाते हुए एक्टिव रोल प्ले किया, जिससे वे सभी सोशल कॉन्स्ट्रेंट्स को पार कर गई। अब बंगाल के पार्टीशन के खिलाफ वुमेन के इस कंट्रीब्यूशन ने इंडियन नेशनल मूवमेंट को और भी ज़्यादा मजबूत स्तर पर पहुंचाया। अभी स्वदेशी मूवमेंट की इम्पोर्टेंट लीडर्स में से एक सरला देवी चौधरानी थी, जिन्होंने इसे एक रिवोल्यूशनरी तरीके से नेतृत्व दिया। महाराष्ट्र के शिवाजी उत्सव की जैसे उन्होंने वीराष्टमी व्रत, प्रतापादित्य उत्सव, उदयादित्य उत्सव, व्यायाम समिति आदि अलग अलग फेस्टिवल्स का आयोजन शुरू किया और लड़कों और लड़कियों को रेसलिंग, स्टिक प्ले इन जैसे गेम्स में भी ट्रेनिंग दिया। उन्होंने भारती नामक पत्रिका का एडिटिंग किया और बंगाल के यूथ को नेशनल मूवमेंट में पार्ट लेने के लिए इंस्पायर किया। और एक प्रोमिनेंट वुमेन जिन्होंने वुमेन और यूथ के बीच नेशनल सेंटिमेंट पैदा की, वे थी सिस्टर निवेदिता। एंड सिस्टर निवेदिता वॉज बॉर्न इन आयरलैंड एंड हर रियल नेम वॉज मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल। और कैलकाटा में अपने प्रवास के दौरान उन्होंने यंग मैन हिंदू यूनियन, विवेकानंद सोसाइटी, डॉन सोसाइटी, अनुशीलन समिति से एक्टिवली जुड़कर यूथ और वुमेन को लोकल इंडस्ट्रीज में भाग लेने और इंडिपेंडेंट होने के लिए बहुत इनकरेज किया। अब बंगाल की महिलाओं की करेज ने ब्रिटिश रूलर्स को चौंका दिया था और 11 अक्टूबर 1907 को लंदन के डेली टेलीग्राफ में ये लिखा गया कि बंगाल वुमेन आर द मोस्ट ऑब्स्टिनेट एंड मोस्ट डेंजरस एंटेगनिस्ट ऑफ द इंग्लिश। इसका मतलब ये बोला गया है कि बंगाल की जो वुमेन थी, बंगाल की महिलाएं थी, वो अंग्रेज़ों की सबसे ज़िद्दी और सबसे खतरनाक विरोधी थे। राइज ऑफ नेशनल इंडस्ट्री। अमित द स्वदेशी मूवमेंट बंगाल में सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता, सेल्फ डेवलपमेंट की माइंडसेट डेवलप हुई और इससे नेशनल इंडस्ट्रीज़ की एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक फेवरेबल एनवायरनमेंट बना। अब जैसे जैसे लोकल प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ी, बहुत सारे बड़े और छोटे इंडस्ट्रीज़ भी एस्टेब्लिश हुए। स्पिनिंग मशीन, small and medium scale handloom industries for producing mustard oil, soap, sugar, matchbox, फिर बिस्किट फैक्ट्रीज शुरू किए गए और इसके साथ ही नेशनल बैंक और इंश्योरेंस कंपनीज भी बनी। अब रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा एस्टैब्लिश स्वदेशी भंडार एक प्रोमिनेंट टेक्सटाइल फर्म बन गई। अब स्वदेशी आंदोलन के प्राइम टाइम में योगेश चंद्र चौधरी और कृष्ण बिहारी सेन ने जॉइंटली आरंभ किया इंडियन स्टोर्स, जहां सभी तरह के इंडियन मेड गुड्स बेचे जाते थे। अब टैगोर परिवार की ही एक महिला सरला देवी ने लक्ष्मी भंडार की एस्टैब्लिशमेंट की कॉर्नवालिस स्ट्रीट में, जिसे अब विधान सरनी बोली जाती है। यूनाइटेड बंगाल स्टोर्स एस्टैब्लिश किया था अब्दुल हालिम गजनवी ने लाल बाज़ार में। अब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटीज़ जैसे जगदीश चंद्र बोस, प्रफुल्ल चंद्र राय, नील रतन सरकार आदि ने बंगाल में हैवी इंडस्ट्रीज़ की एस्टैब्लिशमेंट की प्लान बनाई ताकि आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ रिलायंस का माहौल बने। और नील रतन सरकार की इनिशिएटिव पर बंगलक्ष्मी कॉटन मिल
1 अगस्त 1906 को एस्टैब्लिश हुई और आचार्य प्रफुल्ल राय ने 25 जुलाई 1906 को बंगाल केमिकल शुरू किया और जमशेदजी टाटा ने 1907 में लोहे का फैक्ट्री एस्टैब्लिश किया। तो फॉरेन गुड्स के बॉयकॉट और लोकल इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्शन के कारण इंडिया में इंपोर्टेड गुड्स की संख्या अब कम होने लगी। अब बंगाल में पॉलिटिकल मूवमेंट की वजह से इंडिया के अलग अलग प्रोविंस में मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ की फाउंडेशन रखी गई। तो मॉडर्न इंडस्ट्री स्टार्ट होने लगा इंडिया में अलग अलग प्रोविंस में। और पहला इंडियन इंडस्ट्रियल समिट हुआ था 17 दिसंबर 1905 को वाराणसी में RC दत्ता की चेयरमैनशिप में, जिसने भारतीयों को स्वदेशी इंडस्ट्रीज़ की संभावना के प्रति अवेयर किया। और इसी समिट के बाद कई नेशनल इंडस्ट्रीज़ का रिवाइवल भी हुआ। अब आते हैं हम एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग में। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट कभी नहीं चाहती थी कि भारत एकजुट और वास्ट बने। अपने डोमिनेशन को कायम रखने के लिए उन्होंने रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट और रीजन के बेसिस पर इंडियंस को विभाजित करने की कोशिश की। बंगाल पार्टीशन भी इंडियंस के बीच कम्युनलिज्म पैदा करने का एक बड़ा वेपन था। अब बंगाल पार्टीशन की फेवर में स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन बनाने के लिए लॉर्ड कर्जन ने फरवरी 1904 में एक लंबी ट्रिप शुरू किया। ढाका, मेमोनसिंह, चट्टग्राम जैसे जगहों पर उन्होंने बंगाल के पार्टीशन के फेवर में प्रचार किया और कहा कि ये मुस्लिमों के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो 18 फरवरी 1904 को उन्होंने ढाका में एक बड़ी रैली ऑर्गेनाइज की और मुस्लिमों से हिंदुओं के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। तो नवाब सलीमुल्लाह खान की मदद से उन्होंने बंगाल के मुस्लिमों तक पहुंचने की कोशिश की और नवाब को कम इंटरेस्ट पर 14 लाख रुपए उधार दिए। अब उन्होंने मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स को विशेष सुविधाएं देने का भी वादा किया। कई मुस्लिम लीडर्स ने बंगाल के पार्टीशन का स्वागत किया क्योंकि उन्हें लगा कि ये प्रपोजल मुस्लिम कम्युनिटी की एस्पिरेशंस को पूरा कर सकता है। तो लॉर्ड कर्जन के बाद लॉर्ड मिंटो इंडिया के वाइसरॉय बने और 13 अप्रैल 1906 को उन्होंने मुसलमानों को स्पेशल पॉलिटिकल गेन्स देने का संकेत दिया। अब लॉर्ड मिंटो लेके आए द रूल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड इसका ऑफिशियली डिक्लेयर भी किया गया। इस डिक्लेरेशन के बाद कुछ मुस्लिम लीडर्स एकजुट हुए और एस्टैब्लिश रिफॉर्म्स में मुसलमानों के इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन पर चर्चा हुई। तो अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल विलियम आर्चबोल्ड के साथ डिस्कस करते हुए उन्होंने एक पेटिशन तैयार की जिसमें मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की गई। अब 1 अक्टूबर 1906 को आगा खान के लीडरशिप में 35 मेंबर्स का एक रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप शिमला में लॉर्ड मिंटो को पेटिशन दिया गया। अब वाइसरॉय ने उन्हें अश्योरेंस दिया कि उनकी डिमांड्स पर विचार किया जाएगा। अब 30 दिसंबर 1906 को ढाका में सलीमुल्लाह की लीडरशिप में एक मीटिंग हुई जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया गया। तो नवाब सलीमुल्लाह ने इस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स की भी घोषणा की, जो कुछ इस प्रकार थे कि मुसलमानों में ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति लॉयल्टी की भावना को बढ़ाना, फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट को मुसलमानों के पॉलिटिकल राइट्स और वेलफेयर के साथ अवगत कराना और मुस्लिमों में एकता की भावना पैदा करना और भय, घृणा और आतंक को दूर करना। अब वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया लॉर्ड मॉर्ले ने मुस्लिम लीग की एक्टिविटीज से सेटिस्फाइड थे और इन दोनों ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने हिंदू और मुस्लिम के बीच जो भी रिलीजियस डिफरेंसेस थे उसी रिलीजियस डिफरेंसेस का पॉलिटिकल लाभ उठाया। अब मुस्लिम्स को 1909 के इंडियन काउंसिल्स एक्ट यानी मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। मुस्लिम लीग इंडियन मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करने वाला एक एक्टिव पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उभर कर इंडियन नेशनल कांग्रेस का विरोध किया एंड इन दिस वे मुस्लिम लीग जल्द ही इंडियन नेशनल कांग्रेस को वीकेंड करने वाली एक बड़ी ताकत बन गई। तो 1910 में मुस्लिम लीग का हेड ऑफिस लखनऊ ट्रांसफ़र हो गया। अब ये ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ हाई क्लास कंजर्वेटिव लोगों तक ही सीमित रहा। सोसाइटी के हर सेक्शन को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकी मुस्लिम लीग। तो जब 1911 में बंगाल पार्टीशन का प्रपोजल कैंसिल कर दिया गया तो मुस्लिम लीग का इम्पोर्टेंस भी घटने लगा। तो 1905 में सलीमुल्लाह के डेथ के बाद मुस्लिम लीग के कंजर्वेटिव कैरेक्टर में भी चेंजेस आए। अब कंजर्वेटिव का मतलब क्या है कि ये एक सोशल और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हम बोल सकते हैं, एक फ़िलासफ़ी बोल सकते हैं that prefers traditional values, ideas or practices. Swadeshi movement and National Congress.
अब 1885 टू 905 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मेनली सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर ध्यान दिया, लेकिन बंगाल के पार्टीशन के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इंडियन नेशनलिज्म के संदर्भ में एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन गया। अब 1903 में मद्रास में हुए 19th एनुअल सेशन ऑफ कांग्रेस में प्रेसिडेंट लाल मोहन घोष की प्रेसिडेंटशिप में कांग्रेस ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को बंगाल पार्टीशन की प्लान छोड़ने की वार्निंग दी, यानी चेतावनी दी। और पार्टीशन लागू होने से पहले लाला लाजपत राय और गोपाल कृष्ण गोखले 6 जुलाई 1905 को लंदन पहुंचे और ब्रिटिश सरकार को विभाजन के खिलाफ एक पिटीशन भी दी। हालांकि इंडियंस के ऑपोजिशन के बावजूद पार्टीशन लागू हुआ, जिससे कांग्रेस को स्ट्रिक्ट मेजर्स अपनाना पड़ा। अब स्वदेशी मूवमेंट के बाद 1911 में ब्रिटिश गवर्नमेंट को बंगाल का यूनिफिकेशन करना पड़ा। इस इंसिडेंट ने इंडियंस को फ्रीडम और सेल्फ गवर्नमेंट के लिए यूनाइटेड होने का मौका दिया, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। नाउ मूविंग ऑन टू द एंटी मूवमेंट एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये उम्मीद थी कि बंगाल पार्टीशन के मुद्दे पर कांग्रेस के मॉडरेट लीडर्स उनका सपोर्ट करेंगे। लॉर्ड कर्जन ने इन लीडर्स को अपनी तरफ लाने के लिए उन्हें कई सारे पोस्ट, टाइटल्स, मेडल देने की भी कोशिश की। अब मॉडरेट लीडर्स को हाई कोर्ट में जज, ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर्स, वाइसरॉय की काउंसिल का मेंबर आदि बनने का अपॉर्चुनिटी दिया गया ताकि वे पार्टीशन का सपोर्ट करें। लेकिन इन सब के बावजूद भी कर्जन बंगाल पार्टीशन के अगेंस्ट चल रहे मूवमेंट को काबू में नहीं कर पाए और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे लीडर्स के स्ट्रॉन्ग विरोध ने सरकार की मुश्किल में डाल दिया। तो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे लीडर्स के स्ट्रॉन्ग विरोध ने सरकार को मुश्किल में डाल दिया। अब बिपिन चंद्र पाल ने सभी लीडर्स से ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा दिए गए ऑनर्स और टाइटल्स वापस करने की भी अपील की। सबसे पहले गोपाल कृष्ण गोखले ने रिस्पॉन्स दी और उन्होंने तुरंत अपना नाइटहुड टाइटल लौटा दिया। अब हम देखेंगे स्वदेशी मूवमेंट के कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या थे। अब स्वदेशी मूवमेंट ने इंडियंस को मास मूवमेंट यानी कलेक्टिव एक्शन के बारे में नॉलेज दी। लोगों ने सीखा कि अगर अधिकतर लोग किसी कॉमन कॉज या कॉमन गोल को लिए आगे आते हैं तो मास मूवमेंट सफल हो सकता है। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने गठन से ही ब्रिटिश गवर्नमेंट से पीसफुल वे में इंडिया के डेवलपमेंट की मांग की थी, लेकिन बंगाल पार्टीशन ने कांग्रेस के इस पर्सपेक्टिव को बदल दिया। स्वदेशी मूवमेंट ने यह सिखाया कि इंडिया की प्रोग्रेस केवल मास स्ट्रगल यानी जन संघर्ष में ही पॉसिबल है। अब लॉर्ड कर्जन ने वाइसरॉय के पद पर रहते हुए ये कहा था कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन विल गो हैंड इन हैंड, और इसी अहंकार का इंडियन लोगों ने विदेशी गुड्स के बॉयकॉट, लोकल गुड्स के यूज़ और लोकल इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देकर आंसर दिया। इस कारण स्वदेशी मूवमेंट भारत के इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा। अब स्वदेशी मूवमेंट ने भारतीय को स्वराज की डिमांड का अधिकार भी दिया। स्वदेशी मूवमेंट से उपजे नेशनलिज्म ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1906 के कैलकाटा सेशन में दादा भाई नारोजी की प्रेसिडेंटशिप में पहली बार स्वराज की डिमांड का प्रपोजल आगे करने के लिए मजबूर किया। तो स्वदेशी मूवमेंट ने भारतीय महिलाओं को भी मास मूवमेंट की ओर आकर्षित किया। इसमें 2 इंसिडेंट्स ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। पहली इंसिडेंट थी जब प्रफुल्ल चाकी को फांसी दी गई, तब बंगाल के हर परिवार में उपवास रखा और किचन्स भी बंद था और ऑल मदर्स, सभी माताएं दिन भर शोक में रही। वो लोग मोर्न कर रहे हैं प्रफुल्ल चाकी की डेथ को। दूसरी घटना थी युगांतर के एडिटर भूपेंद्रनाथ दत्त पर पुलिस टॉर्चर। तो उनकी माँ भवानीश्वरी देवी ने रोने के बजाय महिलाओं से मास मूवमेंट में शामिल होने का आह्वान किया, जिसके बाद हजारों औरतें आंदोलन में उतरी। तो स्वदेशी आंदोलन ने आर्म्ड मूवमेंट की भी शुरुआत की। कुछ एक्टिविस्ट के बीच वायलेंट तरीकों का सहारा भी लिया। तो बंगाल पार्टीशन को कैंसिल करने के लिए डिसीजन ने ब्रिटिश सरकार की हार और डिससेटिस्फैक्शन को साफ तौर पर दिखाया। अब स्वदेशी मूवमेंट की सफलता ने महात्मा गांधी के लीडरशिप में जो नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल हुआ उसको और मजबूत किया। ये सक्सेस भारत के फ्रीडम स्ट्रगल के इतिहास में एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट के रूप में हमेशा याद रखी जाएगी। With this, we come to the end of the chapter. Please stay tuned for more videos on the other chapters of the book. And thank you so much for watching.